हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, ये आपका 1400 प्लस यानी हम 1400 प्लस क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। और ये उपयोगी है आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, जीआईसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, केवीएस एनवीएस के लिए और लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए, आपका एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की, और अगर आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है यानी कि आपका नागरिक शास्त्र विषय है सिविक्स का, तो आप जो है इसको क्लास को देख सकते हो और आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो मैं लेकर आई हूँ, इसमें एक टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, जहाँ से आज हम शुरू करेंगे। और इसमें आपके 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो मतलब 1427 हैं पूरे। और अगर हम एक साथ तो इतने सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, और मैं कराना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोई मैराथन क्लास नहीं करा रही हूँ आपको, और ये एक रेगुलर क्लास है। तो हम हर रोज़, मतलब मैंने आपको ये बताया है कि आपके इस टॉपिक से, यानी ये पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक जो है राजनीतिक सिद्धांत, इससे आपके 1400 प्लस क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कुल टोटल 5 टॉपिक हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 8-10, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो डेली हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसके अलावा दूसरा टॉपिक है आपका तुलनात्मक शासन और राजनीति, उसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे बताती जाऊंगी आपको। राजनीतिक विचारक आपका टॉपिक है, भारतीय शासन और एवं राजनीति, जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आते हैं। लोक प्रशासन और भारतीय शासन सिद्धांत और व्यवहार एक टॉपिक है आपका, और भारतीय विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संगठन। आप गूगल पे, है ना, एनालिसिस देख सकते हैं अब तक के एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, आपको अब पता चल जाएगा। तो हमारे लिए सिविक्स यानी हमारे ये पॉलिटी का टॉपिक जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे ही। तो सबसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दी, जो डेटा मैंने निकाला है या मुझे जो प्राप्त हुआ है, उसमें मैंने ये देखा है कि आपके भारतीय राजनीतिक जो सिद्धांत है, ये वाला टॉपिक, इससे आपके 1427 क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं। और इसके अलावा आपका भारतीय विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संगठन से 808 क्वेश्चन आए हैं। तुलनात्मक शासन और राजनीति से 678 क्वेश्चन है। राजनीतिक विचारक से 947 क्वेश्चन है। और भारतीय शासन और राजनीति से आपके 1947 यानी कि आपके 1947 क्वेश्चन है। और लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार से 383 क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जो क्वेश्चन आए हैं वो राजनीति सिद्धांत यानी इस टॉपिक से आए हैं, और भारतीय शासन और राजनीति से आए हैं। उसके अलावा भी आपके जो बाकी के 4 टॉपिक और हैं, उनसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत कम क्वेश्चन उनमें भी आए हैं, तो मज़े के क्वेश्चन आए हैं। खाली लोक प्रशासन वाले से आपको कुछ 300 प्लस क्वेश्चन यानी 400 के आसपास आए हैं। तो हमें इन 6 टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने सोचा फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ मैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को कवर करते जाएंगे हम धीरे धीरे करके। तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलने वाली हूँ मैं, आराम से चलूँगी। और चूँकि क्वेश्चन आंसर है तो आप देख सकते हो, इसमें डिस्क्रिप्शन हम आराम से पढ़ेंगे ताकि हमें लर्न भी होता जाए और उस क्वेश्चन के बारे में हम समझते भी जाएँ। और डिस्क्रिप्शन इसीलिए दिया होता है कि इससे क्वेश्चन और बनते हैं, तो इसलिए आराम से करेंगे। तो हर रोज़ हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन एक क्लास में आपको मिलेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर 100 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह करते करते हम अपने 1427 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, यानी 1427 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय मैंने ले लिया है और मैंने बता भी दिया है आपको उसके बारे में कि किस तरह से क्लास चलेगी। हमारे जीआईसी के एग्ज़ाम में अभी समय है, इसलिए मैंने सोचा कि इस श्रृंखला को चालू कर देना चाहिए। और कयास लगाए जा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है, तो मैंने सोचा कि तैयारी को बरकरार रखते हैं। डीएसएसबी का एग्ज़ाम आपका लगा ही हुआ था, केवीएस एनवीएस भी लगा ही हुआ था, तो सोचा क्यों ना
और जो बच्चे यूजीसी नेट की जो तैयारी करते हैं उनको भी एग्ज़ाम उनके लगे ही रहते हैं, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यूज़फुल है हर किसी के लिए जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इन सब के लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है तो भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मेन सब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ठीक है। तो आज पहला क्लास था इसलिए मैंने इसमें इतना ज़्यादा आपको चीज़ें बताई। कल से इतनी ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी और सीधे जो है क्लास शुरू हो जाएगी। तो आज हम 100 क्वेश्चंस को करेंगे। 100 क्वेश्चन जहाँ ख़त्म होंगे नेक्स्ट डे 101 से शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे करके कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत में आपका पहला टॉपिक है नागरिक शास्त्र, प्रकृति क्षेत्र एवं परिभाषा, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। तो इससे पहले हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको टॉपिक्स भी पता चलते जाएंगे कि किससे कितने क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। क्वेश्चन है, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है और ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत पहले पहल राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पहले ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत ये स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ईस्टन के शब्दों में राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो व्यवहारवाद आपका तार्किक प्रत्यक्षवाद विचारधारा से प्रभावित है। तो व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अंतर्गत की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्यान विकसित करना चाहता है। एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं, तो इसके लेखक है डेविड ईस्टन। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 के लेखक डेविड ईस्टन हैं और इस पुस्तक में ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के आनुभविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहार निम्न में से किस पर बल देता है? तो उत्तर व्यवहारवाद आपका बल देता है उपादेयता तथा कार्य दोनों में। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता और कार्य दोनों पर बल देता है। नेक्स्ट है, हमारे लिए ये एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहर बंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। ये कथन किसका है? ये है रॉबर्ट डहल का। हमारे लिए ये एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहर बंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। ये कथन रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वो भी मानव एवं मानवीय समाज है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉबर्ट आर डहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। तो इसमें स्टार लगा हुआ है तो हम इससे डायरेक्ट इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो A.F. बेटले की है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908। रॉबर्ट ए डहल की है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967। डेविड ईस्टन की है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965।
सही विकल्प ना होने के कारण एनटीए ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ में आया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप अगर यूपी पीसीए, पीएससी, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है? तो द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन 1917 से 2014 तक रहे और इन्होंने 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना की। ईस्टन ने अपनी इस रचना के अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश किया जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को समाहित करने की कोशिश किया। इनका मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, ना कि उसके कुछ भाग को। राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। डेविड ईस्टन ने अपनी इसी रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। किसका कथन है? तो ये कथन है डेविड ईस्टन का। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन ने राजनीति के संबंध में निम्न परिभाषाएं दी। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। नेक्स्ट है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है आपकी मेटलैंड की। किसकी है? मेटलैंड की। तो बकल, मेटलैंड, बर्ग, मैकेनी आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते। इसी संदर्भ में मेटलैंड का कहना है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये किसका व्यक्तित्व है? तो ये व्यक्तित्व है पॉल जेनेट का। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वो भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है और ये व्यक्तित्व है पॉल जेनेट का। नेक्स्ट है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निर्मित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो ये कथन है आपका अरस्तु का। अरस्तु का कहना है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया, सजीवन के लिए वो अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक कक्षाई है और इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो ये कहना है बक्कल का। बक्कल के अनुसार ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है और इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन है गेटेल का। ये कथन गेटेल का है कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय इसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड, बकल, कॉम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोक्सू, बर्ग आदि विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, जबकि अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंशली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है। नोट है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण।
तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो भैया स्वभावतः आनुभविक होता है, ठीक है, तथ्यों पर केंद्रित होता है और इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है और इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा युगांतकारी परिवर्तन आ गया कि इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं, ये अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, तथ्यों पर बल दिया जाता है, मूल निरपेक्षता पर बल दिया जाता है, अतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल, आनुभाविक अध्ययन पर बल, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल और विश्लेषणात्मक अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। तो ये था उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा का संकेत है। इसके दो नारे हैं, प्रासंगिकता और कार्यवाही, ठीक है। ये व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राजस्व व्यवस्था की तत्कालिक समस्याओं, संकेतों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होनी चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवाद राजवैज्ञानिकों के मूल निरपेक्ष और तटस्थ भाग से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज और राजव्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। नेक्स्ट है शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। ये परिभाषा दी है किसने, लॉसवेल ने। तो राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है और इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं। व्यक्तियों में परस्पर व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लॉसवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया और शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। ये परिभाषा लॉसवेल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है। तो ये है आपका सारतत्व तकनीक से पहले आना, एक सेकंड क्या हो गया, सारतत्व तकनीक से पहले आना चाहिए, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना और व्यवसायों का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की निम्न विशेषताएं हैं। राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीक की अपेक्षा सारतत्व को प्राथमिक माना जाना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सारगर्भित नहीं है। सामाजिक उत्तरदायित्व बुद्धिजीवियों का प्रमुख ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्य सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। बुद्धिजीवियों के संघों एवं समुदायों यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए और उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। नेक्स्ट है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल नामक पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं आपके चार्ल्स ई मेरियम। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल्स 1925 नामक पुस्तक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स ई मेरियम की है और मेरियम की इसी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है। तो इसमें शामिल है आपकी नियमितताएं, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान। वियोजन आपका शामिल नहीं है। तो डेविड ईस्टन जो कि 1917 से 2014 ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945 लेख में व्यवहारवाद की निम्न 8 भौतिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया जो अधोलिखित रूप में इस प्रकार है। पहली है नियमितता, दूसरा सत्यापन, तीसरा प्रविधियां, चौथा परिमाणन, पांचवा मूल्य निरपेक्ष, छठा क्रमबद्धता, सातवां विशुद्ध विज्ञान और आठवां एकीकरण। ईस्टन कहते हैं कि ये 8 ऐसी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं जिसकी आधार पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा किया गया है। इन्हें ईस्टन ने व्यवहारवादी धर्म भी कहा है। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा या नारे हैं। असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयकर है या फिर अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। तो इसमें आपका विकल्प 1 सही है, ठीक है। जिस प्रकार डेविड ईस्टन ने व्यवहार की 8 विशेषताएं बताई उसी प्रकार उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं जिनमें
कुछ प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित रूप में इस प्रकार हैं। तकनीक की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक है और व्यवहारवाद का प्रमुख नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने ये नारा दिया कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेष्ठकर है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया, सामाजिक यथास्थिति पर नहीं। राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों को पुनः स्थापित किया गया है। राजनैतिक वैज्ञानिकों का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व है व राजनीतिक वैज्ञानिकों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। नेक्स्ट है, डेविड ईस्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोजकता का उल्लेख करता है? तो ये है जेम्स ब्राइस। डेविड ईस्टन ने ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद या तथ्यों की निष्प्रयोजकता कहकर उसकी आलोचना की। जेम्स ब्राइस संस्थावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों एवं संस्थाओं का अध्ययन किया गया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स बाइस, लॉवेल और ऑस्ट्रोग्रोस्की ने संस्थावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन के द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये युग्म आपका सही नहीं है, मूल्यवादी सेबायन। ठीक है, तो ईस्टन 1970 से 2014 तक रहे के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवादी अर्थात ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। ये समकालीन समस्याओं के समाधान ढूंढने में असफल रहा, अतः इसकी निर्माणकारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। ईस्टन ने इतिहासवादी राजनीतिक लेखन को 4 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन के द्वारा वर्णित युग्म सही हैं। संस्थावादी चार्ल्स एच मैकेलवेन कालियल, अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग सेवायन, मूल्यवादी एडी लिंडसे। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी और अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन सही है। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा दिशा सूचक यानी कि मार्गदर्शक यंत्र की तरह होता है जो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे समय और श्रम की बचत करता है। राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं होती हैं। प्रथम आदर्शी यानी कि आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत और दूसरी होती है आपकी अनुभवात्मक यानी कि अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत। आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत को शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत मूल्यों पर जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत सिद्धांतकार पहले मस्तिष्क में किसी चीज की कल्पना करता है, उसके बाद उसे व्यवहारिकता के धरातल पर चरितार्थ करने की कोशिश करता है। अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांतकार व्यवहारिक यानी कि प्रचलित राजनीति से संबंधित तथ्यों को एकत्र करता है, तत्पश्चात निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करता है। अब यहाँ पे नोट है कि शास्त्रीय सिद्धांत मूल्यों पे जोर देता है और इसका आशय ये नहीं है कि इसके अंतर्गत तथ्यों का बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया गया, बल्कि इसे तथ्यात्मक अध्ययन नाम मात्र का है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की? तो ये की है बिस्मार्क ने। ठीक है, बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता था। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। उक्त कथन किसका है? तो ये है जे ब्राइस का। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। ये कथन जे ब्राइस का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरों का मूल्यों से। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका आर.एन. गिल क्राइस्ट का। तो अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरों का मूल्यों से। ये कथन है आर.एन.
गिलक्राइस्ट का। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वो अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आपकी पॉल जेनेट ने। तो परिभाषा पॉल जेनेट की है। नीति शास्त्र के प्रोफेसर जेनेट का जन्म फ्रांस में हुआ था और राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में वे इमैनुअल कांट से प्रभावित हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ला फीमेल, हिस्टोइरे डी ला साइंस पॉलिटिक्स, फिलॉडी डे ला रिवॉल्यूशन, फ्रैंकेस इत्यादि। नेक्स्ट है शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो ये है मिल्टन फ्राइडमैन। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नवशास्त्रीय आर्थिक विचारों का संकाय है जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर को शिकागो स्कूल का प्रमुख विद्वान माना जाता है। शिकागो मैक्रो इकोनॉमिक सिद्धांत ने 1970 के दशक के मध्य एक मुद्रावाद के पक्ष में केन्सियन वाद को खारिज कर दिया। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसमें आपके उत्तरदायी कारक हैं चारों, यानी कि इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अति तथ्यात्मकतावाद। ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत के पतन के उपरोक्त कारकों को डेविड ईस्टन ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है डिमॉक ने। किसने कहा है? डिमॉक ने। अमेरिकी राजनीतिक विचारक मार्श एडवर्ड डिमॉक मूलतः प्रशासनिक चिंतक है। राजनीति विज्ञान के विषय में इनका विचार है कि इसका संबंध राज्य और उनके साधन सरकार से है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, अ थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो ये परिभाषित किया है आपका कैटलिन ने। तो सर एडवर्ड गार्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 उनकी चर्चित कृति है। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो ये है आपका हंटिंगटन का। तो डेविड ईस्टन राजनीतिक सिद्धांतों के हास की संकल्पना का विकास दिया। हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन दिया है। डेविड एप्टन ने राजनीति आधुनिकीकरण दिया है। पॉवेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीति संस्कृति दी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? तो ये है दांते जर्मिनो। दांते जर्मिनो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है, जबकि रॉबर्ट डहल, पीटर लास्लेट और डेविड ईस्टन व कोबा राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास करते हैं। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो ये 1948 में। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को के द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया: राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह एवं लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो भाई राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु, और ये आपका टीजीटी 2001 और पीजीटी 2009 में आया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी यही क्वेश्चन आया। तो सोचो 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या है, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके उसे एक स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया। अरस्तु के इस महान कार्य से पूर्व राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि दिया है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा किस विचारक ने दी है? और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2003 में आया है। तो ये परिभाषा दी है गिलक्राइस्ट ने। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान माना था। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, और ये परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गार्नर का। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया। टीजीटी 2010 में आया, 2009 में आया, 2001 में आया, पीजीटी 2010, 2002, 2000 में, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया, राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में भी आया। बताओ कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया ये क्वेश्चन। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। ये कथन किसका है? ये कथन है गार्नर का।
राजनीति को दो भागों में विभाजित किया गया है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। व्यवहारिक के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली आदि सहमति होती है, समाहित होता है। ठीक है, इसी के तहत गर्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। नेक्स्ट है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता और दार्शनिकता पर बल, लेकिन तथ्यों के अध्ययन पर बल परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता और दार्शनिकता पर बल, ये सभी परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख लक्षण हैं। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ये कहा था शीले ने। शीले ने ये कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। इसके माध्यम से शीले यही बताने का प्रयास किया कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो ये राज्य, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल इत्यादि तत्वों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो ये है शक्ति का अध्ययन। जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट है, ये किसने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है? ये राजनीति का विषय है, तो ये कहा था लॉसवेल ने। शक्ति राजनीति का समर्थन करते हुए लॉसवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 में स्पष्ट किया कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय है कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, राजनीति मानव समुदाय के द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा? ये कहा है हैरोल्ड लॉसवेल ने। हैरोल्ड लॉसवेल ने कहा कि राजनीति मानव समुदाय के द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लॉसवेल मोस्का, सुम्पीटर, सी राइट, मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। नेक्स्ट है, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेटलैंड का। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर है। ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है और इसी बात को मेटलैंड ने व्यंग्य भाषा में कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। जबकि अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा, बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वो भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये कथन किसका है? ये है पॉल जेनेट का। राजनीति विज्ञान तथा अन्य विषयों के बीच संबंध के बारे में पॉल जेनेट का मानना है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वो भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान, मास्टर साइंस कहा? तो ये कहा है अरस्तु ने। अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करते हैं। राजनीति शास्त्र के संबंध में उसका कथन है कि वो समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान है। उल्लेखनीय है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। ये है लैटिन शब्द। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। तो नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इस शब्द का प्रयोग प्राचीन रोम में नागरिकों के लिए किया जाता था। नागरिक शास्त्र और राजनीति समाज को समानार्थी माना जाता है तथा ये शब्द राज्य के पर्याय के रूप में प्रयोग होता रहा है, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है। नेक्स्ट है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई। ये है आपका
ग्रीक शब्द। तो पॉलिटिक्स राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी कि ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर राज्य होता है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो दर्शन शास्त्र आपका मन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान आपका एक सेकेंड सही मिला रही हूँ। दर्शन शास्त्र आपका मन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान आपका शक्ति से संबंधित है, अर्थशास्त्र व्यापार से संबंधित है और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है। ठीक, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। ये किसने कहा है? ये कहा है आपका बिनिंग एंड बिनिंग ने। तो बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहतर जानकारी नागरिक शास्त्र से ही मिलती है। किसने कहा? नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वो उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। ये कहा है गार्डनर ने। गार्डनर ने एक नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वो उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज कम वर्णन करती है। किसने कहा? नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। ये कहा है प्रोफेसर पुंतांबेकर ने। ठीक है, तो प्रोफेसर पुंतांबेकर ने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो सबसे केंद्रीय सिद्धांत है इसमें राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। राजनीति विज्ञान राजनीति संस्थाओं एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है और इसके लिए राज्य अनिवार्य है। राज्य के लिए अनिवार्य तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता है। राजनीति मूलतः इन्हीं का व्यापक अध्ययन करता है। सॉरी। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? तो ये होती है सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकीय तंत्रों को आवश्यक माना गया है जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों का मांगों पर नियंत्रण रहता है, जिसका कार्य ये जांच करना है कि कौन कौन सी मांगे उचित और कौन कौन सी उचित नहीं है। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डेविड ईस्टन को। डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। इनके अतिरिक्त रॉबर्ट ए डहल और हाई ज़्यूलो को व्यवहारिक क्रांति में विशेष योगदान है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया और यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है। ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? तो ये किया है वास्तविक क्रांति। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से व्यवहारवाद राजनीतिक उस संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर जोर देने लगा। इसकी कमियों को दूर करने के लिए ईस्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन वास्तविक क्रांति के रूप में किया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आ गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। अभिकथन कहता है कि 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप में सीमित रह गए। तो भाई यह बात एकदम सही है। अब इसका तर्क देख लेते हैं। तर्क कहता है कि उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपात पूर्ण था। तो ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत और व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप में सीमित रह गए और उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपात पूर्ण था।
ये सार्वभौम रूप इसलिए भी धारण नहीं कर पाया क्योंकि ये राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के नक्शे कदम पर ले चलने का प्रयास करने लगा। नेक्स्ट है, किसने कहा राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? ये कहा है डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ईस्टन ही ने 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में व्यवस्था उपागम सिद्धांत दिया, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था उपागम का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं। डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या हैं? तो ये मुख्य चर हैं उपरोक्त सभी, यानी कि मांग, पुनर्निवेश और समर्थन। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण आगत निर्गत मॉडल यानी कि इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से किया और इसके लिए डेविड ईस्टन के द्वारा मांग, समर्थन व पुनर्निवेश चरों का प्रयोग किया, जहां समाज व पर्यावरण से आने वाली मांग व समर्थन आगत है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा उन पर किए गए निर्णय व प्रतिक्रिया निर्गत है। ईस्टन ने अपनी व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करते हुए पुनः निवेश यानी कि फीडबैक का अतिभार से बचाने के लिए गेट कीपिंग की भी व्यवस्था की है। निम्न में से किस स्कूल के द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? तो शिकागो स्कूल के द्वारा। शिकागो स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक विद्वान चार्ल्स मरियम थे। उन्होंने 1920-30 के दौरान व्यवहारवाद को शुरू किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल भी कहा जाता है। एक विद्वान डेविड ईस्टन ने इसे एक सैद्धांतिक रूप दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? तो ये स्तर है आपका राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। तो नगर राज्य शब्दावली संबंधित है आपकी प्राचीन यूनान से। नगर राज्य शब्दावली का संबंध प्राचीन यूनान से है, जिसे यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता था। कुछ प्रमुख राज्य एथेंस, स्पार्टा, थेब्स, कोरिंथ व डेल्फी थे। डेविड ईस्टन के द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता? आदर्श सिद्धांत। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं, जिसे उसने बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया। आदर्श सिद्धांत डेविड ईस्टन की विशेषताओं में नहीं है। व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं इस प्रकार है: नियमितता, सत्यापन, तकनीक, व्यवस्थापन, परिमाणन, मूल्य, शुद्ध विज्ञान, एकीकरण। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डेविड ईस्टन को। डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। ये राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है। निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से है? तो ये कथन है डेविड ईस्टन का। उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता एवं राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत आगत निर्गत प्रणाली के प्रतिपादक डेविड ईस्टन का कहना है कि राजनीति व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन है। डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी। वे कौन से थे? तो वे आगत थे आपके व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना। डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों का ये वर्णन दिया था। ठीक है, ईस्टन ने व्यवस्था के आगत निर्गत मॉडल को विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है, ये सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा है, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत संवर्गात्मक नहीं है। ठीक है, ये गलत है।
तो उत्तरवैवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है समग्रात्मक नहीं है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाले डेविड ईस्टन ने ही किया था। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद से आई कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया था। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो डेविड ईस्टन है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद का आशय मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान में एक समान सिद्धांत का निर्माण करना है, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं? तो ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना प्रमुख विधियां हैं, ये सही है। ब्रंशली के अनुसार दार्शनिक और ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों सही हैं। ठीक है, बाकी गलत हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवादों की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता। राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष व परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है जो राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिक व्याख्या करता है। व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं अधोलिखित रूप से इस प्रकार है। ग्राहम वालास की रचना, ऑथर बैटले की पुस्तक द प्रोसेस गवर्नमेंट, ग्राहम वालास की रचना है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908। ऑथर बेट्रेल की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 का व्यवहारवाद में विशेष महत्व है। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल्स 1925 का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हेरल्ड लॉसवेल की रचना पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936। अब सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, सिद्धांत, कार्य और हमें उपागम बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब मिला। जॉर्ज एच सेबाइस का ऐतिहासिक उपागम है, जॉर्ज कैटिल्टन का समाज वैज्ञानिक उपागम है, लियो स्टॉर्म का दार्शनिक उपागम है, ग्राहम वालास का मनोवैज्ञानिक उपागम है। ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध क्या है? तो प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है उत्तर व्यवहारवाद से। प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद से संबद्ध है। उत्तर व्यवहारवाद मूलतः व्यवहारवाद में आमूल संशोधन करता है। एक्शन और कार्डियो ऑफ रेलिवेंस इसके प्रमुख आयाम हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था को कितने प्रकार के कार्यों को करती है? तो ये करती है 7 प्रकार के कार्य, 4 आगत कृत्य और 3 निर्गत कृत्य। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार को कार्यों को करती है? तो एक राजनीतिक व्यवस्था जो है वो 7 प्रकार के कार्यों को करती है, 4 आगत कृत्य और 3 निर्गत कृत्य को। ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है राज्य की कार्यविधि से। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध राज्य की कार्यविधि से है। ये सिद्धांत राज्य की क्षमताओं और क्रियाओं के आधार पर राज्य के कार्य व्यवहार की समीक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? तो निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है आपका ईस्टन। कौन है? ईस्टन। ईस्टन ने निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में किया है। नेक्स्ट है, राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? तो ये करते हैं आमंड। आमंड 1911 से 2002 तक राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और प्रक्रियाओं के आधार पर व्याख्या करता है। 1970 के दशक में आमंड ने इस संकल्पना का विकास किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? तो ईस्टन ने माना कि राजनीति जो है वो मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है। डेविड ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत ये तर्क दिया था कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जेबी वॉटसन के द्वारा। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेबी वॉटसन के द्वारा प्रकाशित आर्टिकल साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट 1913 में किया गया और इसकी आधारशिला रखने का श्रेय शिकागो स्कूल 1930 के दशक में
को दिया जाता है। व्यवहारवाद का जोर राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक तथ्यपरक विज्ञान में बदलने पर था। नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया डेविड ईस्टन के द्वारा। उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड ईस्टन द्वारा 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में किया गया। ईस्टन के द्वारा व्यवहारवाद की मान्यताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के संयोजन पर बल दिया गया और इसके द्वारा प्रासंगिकता और क्रियाशीलता के प्रयोग पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। तो प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है उत्तर व्यवहारवाद से। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध उत्तर व्यवहारवाद से है। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन APSA के अध्यक्षीय संबोधन में इसकी घोषणा की और इससे एक वास्तविक क्रांति की संज्ञा दी। उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद के गुणों और तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के सामंजस्य पर बल दिया और उत्तर व्यवहारवाद में मुख्यतः से प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठा पर बल दिया गया। नेक्स्ट है, किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? तो ये माना है किसने, बताइए। तो हमने अभी पढ़ा है कितनी बार? ईस्टन ने। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मुझे उतार दिया। चलो कोई बात नहीं, बैठा हुआ, बैठे रहने दो। हाँ ठीक है, बनाइए। ओके। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ईस्टन मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है और ये प्राधिकारिक होता है तथा समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? तो निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है ईस्टन। डेविड ईस्टन ने 1953 में व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत आगत निर्गत सिद्धांत प्रस्तुत किया। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण निवेश और निर्गत के माध्यम से किया, जहाँ निवेश समाज या पर्यावरण से आने वाली मांग व समर्थन है। ईस्टन ने आगत के अंतर्गत मांगों और समर्थन प्रत्येक चार रखा है और बताया कि राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में अत्यधिक गति पाई जाती है व ये व्यवस्था सदैव चलती है जिसे पुनर्निवेश के माध्यम से गतिशीलता मिलती है। उसने राजनीतिक व्यवस्था को सूचना मांग के अतिभार के बचाने हेतु गेट कीपिंग की भी व्यवस्था की है। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? डेविड ईस्टन है। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक डेविड ईस्टन है और ये 1965 में प्रकाशित पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो ये मानव व्यवहार का अन्वेषण जो है वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। मानव व्यवहार का अन्वेषण परंपरागत राजनीति सिद्धांत की विशेषता नहीं है। मानव के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। शेष अन्य विशेषताएं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है। नेक्स्ट है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हन्ना आरेंट विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति, माइकल ओकशॉट अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण, जॉर्ज सेबाइन ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में, लेकिन चार्ल्स मोरियम मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत, ये गलत है आपका। तो चार्ल्स मोरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? तो ये व्यवस्थाकरण के, ठीक है। तो व्यवहारवाद की व्यवस्थाकरण रूपी बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का जिक्र किया है जो इस प्रकार है: नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान और समायोजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत, एक सेकेंड, पहला और तीसरा इसमें सही है। तो व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है। और व्यवहारवाद इस बात पे बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणी व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है?
तो व्यवहारवाद की कमी नहीं है। व्यवहारवाद ने इस बात पे बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि इसका मापन हो जाए। व्यवहारवाद की कमी है, ये आपका आंसर हो गया। व्यवहारवाद की कमी है, व्यवहारवाद ने बुद्धिजीवी के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी की है। व्यवहारवाद की कमी है कि व्यवहारवाद ने इस घटना पर जोर दिया जो सहजता से देखी जा सकती थी, ना कि उन प्रक्षण कारकों पर जो परिवर्तन में योगदान देते हैं। व्यवहारवाद की ये कमी है कि व्यवहारवाद उन मूल संबंधी चिंताओं से नहीं जुड़ सका जो अच्छे समाज की प्रगति का वर्णन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है कि ये यथास्थितिवादी का समर्थक है। तो व्यवहारवाद यथास्थितिवाद का समर्थक नहीं है। शेष अन्य कथन उत्तर व्यवहारवाद से संबद्ध में सही है। ज्ञात है कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है। ये एक प्रतिक्रिया सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा है। व्यवहारवाद के द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। कौन? पीटर लास्लेट। ठीक है, तो पीटर लास्लेट व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। राजनीति विज्ञान के इतिहास में व्यवहारवाद या व्यवहार परकतावाद का बड़ा महत्व है और उसे एक क्रांति माना गया। नेक्स्ट है, विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानिए। तो ये है फ्रैंकफर्ट स्कूल, लुई अल्थुजर। लुई अल्थुजर फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। ठीक है, डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो ये साम्यवाद को स्थापित करने की ओर लक्षित है। ये त्रुटिपूर्ण कथन है। ये साम्यावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है। ये कथन डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित नहीं है। ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये स्पष्ट कर दिया कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है और इसी के आधार पर उसने निवेश निर्गत मॉडल को विकसित किया। नेक्स्ट है, नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। तो उनमें आपका अभियंत्रीकरण सम्मिलित नहीं है। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए उनमें आपका पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद सम्मिलित है, उपयोगितावाद सम्मिलित है और औपचयवाद भी सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान इतिहास है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका आंसर क्या है? ये एडवर्ड ऑक्सटन फ्रीमैन ने। ठीक है, तो फ्रीमैन 1823 से 1892 तक 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं, स्थापत्य कलाकार और लिबरल राजनीतिक थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान का इतिहास है। द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्मन कॉन्सेक्ट ऑफ इंग्लैंड 1867 उनकी प्रसिद्ध कृति है। मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में किसकी कमी है? विषय निष्ठता की। तो मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में विषय निष्ठता की कमी है और इसी कमी के कारण ही मूलतः राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न होता है। मानव व्यवहार परिस्थिति जन्य भी होता है जो बदलता रहता है, अतः इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और ना ही इसमें सत्यापनशीलता ही होती है। नेक्स्ट है, किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकतावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा है? तो ये है 1960 से 1970 के दशक में। तो राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद 1960 और 1970 के दशक में प्रमुखता की ओर बढ़ा। उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में विधिवत किया है और ये व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं। नेक्स्ट है, आधुनिक राजनीति विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताब मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 और हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रॉबर्ट ए डहल। ठीक है, रॉबर्ट ए डहल 1915 से 2014 तक रहे और अमेरिकन कैथल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हु गवर्नेंस डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी 1963, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1961 और पोलाचरी 1971, अ प्रेफरेंस ऑफ डेमोक्रेटिक्स थ्योरी 1956, हाउ डेमोक्रेटिक इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 2001 एंड डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मूल तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो मूल तटस्थता निम्न में से
विशेषता है आपकी व्यवहारवादियों की। ठीक है, तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक डेविड ईस्टन को माना जाता है और इसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को वर्तमान संदर्भ में असफल मानकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया। ईस्टन के अनुसार शास्त्रीय राजनीति विज्ञान मूल्य भारित है, लेकिन ईस्टन ने नवीन उपागमों के साथ राजनीति को मूल तटस्थ माना है। और इसी के साथ ही आज की क्लास होती है आपकी समाप्त। तो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अपने सारे के सारे, आप देख सकते हो। अब हम कल 101 से शुरू करेंगे और 200 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हम डेली करने वाले हैं और इसी तरह से ये आपकी पूरी बुक मैं फिनिश करा दूंगी। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीटेड हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डायट, लेक्चरर, है ना, यूजीसी नेट, आप जिस भी प्रिपरेशन कर रहे हो या आगे जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनकी भी तैयारी आप करते रहो, मैं कराती रहूँगी। तो मैं आपको ना प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगी और अगर आप कहोगे तो थ्योरी क्लास भी आपको करा सकती हूँ मैं, लेकिन वो मैं वाइट बोर्ड पर कराऊंगी आपको। तो मेरे पास एक अच्छे से मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरा खुद का अपना वो है, तो मैं करा सकती हूँ। तो अगर आप कहोगे तो मैं करा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल यही चलेगी क्लास। तो स्टार्ट आपका तब होगा जब कोई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आएगी, तो फिर मैं शुरू करा दूँगी। और बाकी अभी जीआईसी के लिए लगे रहो, जीआईसी का एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है। और टीजीटी पीजीटी की भी जल्दी अगर आ जाता है वैकेंसी तो करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं कल और स्टडी विद अनु में। अगर क्लास पसंद आई हो, थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो, तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।